नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एटलस क्लास। तो द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों हम पढ़ रहे थे सामान्य हिंदी। तो जो आपका एग्जाम होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने चैनल पर सामान्य हिंदी पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों सामान्य हिंदी को मैंने 3 भागों में बांटकर पढ़ाने का दोस्तों फैसला लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले टॉपिक था आपका शब्दावली, और दूसरा भाग है आपका हिंदी व्याकरण, तीसरा भाग है आपका हिंदी साहित्य। तो इन 3 भागों में हम दोस्तों पूरी की पूरी जो आपका सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो पहला भाग कौन सा हो गया आपका शब्दावली। तो शब्दावली से दोस्तों एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहां जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आज दोस्तों हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है आपका दोस्तों हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो कौन सा है दोस्तों, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही दोस्तों एक दूसरे से जो वार्तालाप होता है तो उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, भाषा कहा जाता है आपका। आइए दोस्तों आगे कवर करते हैं। इसके बाद है दोस्तों बोली। तो बोली किसे कहते हैं दोस्तों, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। दोस्तों जो छोटे सीमित क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी को बोली कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। तो बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। इसके बाद दोस्तों उपभाषा। तो उपभाषा में क्या दोस्तों, क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाती है। तो दोस्तों जो क्षेत्रीय बोली होती है उसी का जब विकास हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उपभाषा बोला जाता है आपका। तो इसके बाद है आपका लिपि। तो लिपि क्या है दोस्तों, लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। प्रतीक चिन्हों की एक व्यवस्था है। तो लिपि क्या है दोस्तों, लिपि में प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो वो एक व्यवस्था है जिसके तहत भाषा को लिखा जाता है। तो भाषा को किसके तहत लिखा जाता है दोस्तों, लिपि के तहत भाषा को आपका लिखा जाता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद है आपका भारत में भीमबेटका के गुफा चित्रों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। तो लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों, चित्रलिपि से लेखन कला की शुरुआत हुई है। इसके बाद है दोस्तों सिंधु लिपि। तो सिंधु लिपि के बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। तो सिंधु लिपि के बारे में पॉइंट है आपका, भारत में सिंधु लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, किंतु आज तक मनुष्य इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रमुख लिपियों पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख लिपि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ आपकी ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में दोस्तों देखते हैं। ब्राह्मी भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है। जैसे दोस्तों आपका संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है, ऐसे ही ब्राह्मी लिपि क्या है, अधिकांश लिपियों की जननी है, तथा इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों में हुआ। तो दोस्तों सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं आपका, उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ, आपका ब्राह्मी लिपि का। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व। आगे देखते दोस्तों, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता है, लेकिन बाद में इसके 2 विभाजन देखने को मिलते हैं आपका। तो पहला विभाजन क्या है दोस्तों, उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। जो दोस्तों ब्राह्मी लिपि आपकी वो 2 भागों में आगे चलकर बट जाती है। एक है आपका उत्तरी धारा और दूसरा है आपका दक्षिणी धारा। तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा में कौन कौन सी लिपि आती हैं आपकी, ये आपको याद रखना। तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा में दोस्तों आती है आपकी गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि। देवनागरी लिपि को भी रखा गया। तो यहाँ कई बार दोस्तों क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, तो ब्राह्मी लिपि से। और आपको सब याद रखना, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, ये सब दोस्तों किस लिपि की सहयोगी हैं, ये आपकी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा। तो आपको उत्तरी धारा भी याद रखना। इसके बाद दोस्तों ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा में कौन कौन सी लिपि आती है आपकी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ लिपि, पश्चिमी लिपि। ये सब दोस्तों ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी धारा में आपकी ये लिपि आती है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है दोस्तों, बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसके बाद दोस्तों खरोष्टी लिपि के बारे में पढ़ते हैं आपका। खरोष्टी लिपि के बारे में आपका खरोष्टी लिपि। इसके बाद कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद है खरोष्टी लिपि। तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसका विकास अरमाइक और सीरियाई लिपि से हुआ। तो खरोष्टी लिपि का विकास किससे हुआ दोस्तों, अरमाइक और सीरियाई लिपि से इसका विकास हुआ। सम्राट अशोक के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रमाण देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो
सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में भी देखने को मिलते हैं और खरोष्टी लिपि में भी देखने को मिलते हैं। जो आपका पश्चिम उत्तर भारत क्षेत्र है तो उसमें ये अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख आपके कहाँ पड़ेंगे? शहबाजगढ़ी और मानसेरा पड़ेंगे आपके पाकिस्तान में। इसके बाद दोस्तों आगे पॉइंट कवर करते हैं। ये सब पॉइंट आपको दोस्तों याद करके चलने हैं। जेम्स प्रिपेस, तो जेम्स प्रिपेस कौन है दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक के अभिलेख किसने पढ़े सबसे पहले? तो जेम्स प्रिपेस ने इनके अभिलेख पढ़े हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? आपका जेम्स प्रिपेस ने। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुटिल लिपि। तो कुटिल लिपि का विकास कैसे हुआ दोस्तों? गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप माने जाने वाली इस लिपि को नूनकोनी लिपि भी कहा जाता है। तो दोस्तों गुप्त लिपि का ही ये क्या है? परिवर्तित रूप है कुटिल लिपि। ये भी आपको दोस्तों पॉइंट याद रखना। उसके बाद है आपका दोस्तों देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता आया है। संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली, ये सब दोस्तों देवनागरी लिपियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। इन सब भाषाओं में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है? देवनागरी। संस्कृत किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। ये सब कायम हो जाएंगी आपकी देवनागरी लिपि। इसके बाद दोस्तों शारदा लिपि। इस लिपि के अनेक अभिलेख कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में मिले हैं। तो दोस्तों शारदा लिपि के अभिलेख कहाँ मिलते हैं आपको? कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में देखने को मिलते हैं। ये आपको याद रखना। इसके बाद है आपका गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि दोस्तों सिक्कों के दूसरे गुरु अंगद द्वारा विकसित इस लिपि में पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी लिपि। पंजाबी भाषा की कौन सी हो जाएगी? गुरुमुखी लिपि हो जाएगी। इसका विकास किसने किया था? गुरु अंगद। सिक्कों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। इसके बाद दोस्तों आपका ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि के बारे में देखते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने इसका विकास किया था। ये आपको याद रखना ग्रंथ लिपि। उसके बाद देखिए तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि। तो इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है और चालुक्य कालीन हलेबीड शिलालेख कर्नाटक में है दोस्तों। इसका प्राचीनतम साक्षी है। तो इसका प्राचीनतम साक्षी आपको कहाँ मिल जाएगा? हलेबीड शिलालेख में आपको इसका प्राचीनतम साक्षी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तमिल और मलयालम लिपि, दोनों का विकास ग्रंथ लिपि से हुआ। तो तमिल और मलयालम लिपि का विकास किससे हुआ दोस्तों? ग्रंथ लिपि से आपका इसका विकास हुआ। इसके बाद दोस्तों शाहमुखी लिपि, यह सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है। ये पॉइंट आपको इसका याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका दोस्तों मोडी लिपि। तो मोडी लिपि दोस्तों 1950 से पहले मराठी भाषा को इसी लिपि में लिखा जाता था। अब तो दोस्तों मराठी भाषा की लिपि कौन सी होगी? आपकी देवनागरी। लेकिन 1950 से पहले मराठी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता था? आपका मोडी लिपि में आपका लिखा जाता था। एक तरफ दोस्तों आपका भाषा दे रखा, भाषा का नाम, और दूसरी तरफ दे रखा लिपि का नाम कि कौन सी भाषा में कौन सी लिपि आपकी प्रयोग की जाती है। तो पहला है आपका दोस्तों हिंदी, सिंधी, मराठी, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथिली, इन सब में दोस्तों किस लिपि का प्रयोग होता है? आपका देवनागरी लिपि का आपका इसका प्रयोग होता है इन सब भाषाओं में आपका। उसके बाद दोस्तों पंजाबी की कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। उर्दू की कौन सी दोस्तों? फारसी लिपि। तमिल, तेलुगु, मलयालम की कौन सी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि। ये सब आपको दोस्तों याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों हिंदी शब्द की उत्पत्ति। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुई? हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से संबंधित है। ईरानी लोगों द्वारा सिंधु का उच्चारण हिंदू होने लगा और आगे चलकर इसी से हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का। तो दोस्तों हिंदी शब्द कैसा आपका? फारसी भाषा का। ये भी आपको याद रखना। अगला पॉइंट है आपका दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब पॉइंट आपको दोस्तों याद करके चलने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? आपका राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से 351 ये भी आपको याद रखना। अगला पॉइंट भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो प्रारंभ में दोस्तों जब मूल संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हो गया था दोस्तों, तो उस टाइम कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। लेकिन
इसके बाद देखिए दोस्तों था, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, तेलुगु और उर्दू। ये होगी दोस्तों, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। इसके बाद दोस्तों 8 भाषाओं को भारतीय संविधान में संशोधन कर जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। तो 8 भाषाएं दोस्तों बाद में जोड़ी गई, प्रारंभ में कितनी थी आपकी 14। तो उन 8 को देख लेते हैं कौन कौन सी कब जोड़ी गई दोस्तों। पहला है आपका दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है दोस्तों। 1968 नहीं है आपका, 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है आपका 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई आपकी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। ये सब आपको दोस्तों संविधान संशोधन भी याद रखना, और संविधान संशोधन किस सन में हुआ सब आपको याद रखना, और कौन सी भाषा किसके तहत जोड़ी गई। इसके बाद दोस्तों 92वां संविधान संशोधन सन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 4 भाषाओं को जोड़ा गया दोस्तों 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जबकि यह अधिनियम 2004 से लागू हुआ आपका। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान में ऐसी 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी हैं आपकी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ व तेलुगु, मलयालम और ओडिया। ये आपकी दोस्तों 6 भाषाएं होगी, जिन्हें दोस्तों आपके तमिल को 2004 में घोषित किया गया, संस्कृत को 2005 में, और कन्नड़ को 2008 में, फिर मलयालम को 2013 में, और ओडिया को 2014 में आपका शास्त्रीय भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा कितनी भाषाओं को प्राप्त है, आपका 6 भाषाओं को। तो आपको 6 की 6 भाषाएं याद रखनी है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, हिंदी को 5 उपभाषाओं में बांटा गया, और इन्हीं 5 उपभाषाओं को 18 बोलियों में बांटा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी को कितने भागों में बांट दिया, 5 उपभाषाओं में बांटा गया। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं आपकी, पहली आपकी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये सब हो गई दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय राज्यों में बोले जाने वाली आधिकारिक भाषा। तो कौन कौन से राज्य में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है वो देख लेते हैं आपका। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है आपकी, अरुणाचल में अंग्रेजी, और असम में दोस्तों असमिया, गोवा में कोंकणी, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, मणिपुर में मणिपुरी और मेघालय में अंग्रेजी। इन्हीं में से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।